खास मेहमान इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रत्युषा वत्सला जी हैं, जो कि प्रिंसिपल हैं लक्ष्मीबाई कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी की। बहुत स्वागत मैम आपका। और हमारे साथ मनोहर दुबे जी हैं, सीईओ। और जैसा हमने अपनी रिपोर्ट में भी बताया आपका कि देश में पहला ऐसा विभाग मध्य प्रदेश सरकार ने चूंकि शुरू किया, उसके सीईओ हैं राज्य आनंद संस्थान विभाग। मनोहर जी, बहुत स्वागत आपका भी। आपके हिसाब से क्या कहना चाहेंगे? हिंदुस्तान की स्थिति तो बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन आपका संस्थान किस दिशा में, और हैप्पीनेस का पैमाना भारत के संदर्भ में आप कैसे देखते हैं? आनंद विभाग की कल्पना मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री जी ने प्रारंभ की। उन्होंने सोचा पिछले एक दशक से मध्य प्रदेश की जो आर्थिक विकास की दर है वो बहुत राष्ट्र के औसत से ऊपर चल रही है। लगभग 16% की दर से मध्य प्रदेश में वृद्धि हुई। कृषि में 20% के लगभग वृद्धि की दर चल रही है। इन सब के बावजूद भी मुख्यमंत्री जी ने ऐसा महसूस किया कि लोगों को जितना प्रसन्न होना चाहिए वो नहीं है। तो उन्होंने कहा कि आर्थिक प्रगति के साथ साथ प्रसन्नता के लिए कुछ और भी करना आवश्यक है। अच्छा। और इसीलिए उन्होंने आनंद विभाग की परिकल्पना की और अगस्त 2016 में मध्य प्रदेश में आनंद विभाग बना। और आनंद विभाग के लिए उसकी जो कार्यक्रम है उसको चलाने के लिए राज्य आनंद संस्थान बना हुआ है। तो ये धारणा है और हमारे देश में भी शुरू से चिंतन रहा, जो भारतीय चिंतन है वो मानता है कि केवल आर्थिक या समृद्धि के आधार पर आदमी प्रसन्न नहीं रह सकता। उसकी चिंतन में और विचारधारा ही उसको प्रसन्न रख सकती है। उस विषय पे काम करने के लिए विभाग का जन्म हुआ है। अच्छा, इसमें मैं और आपसे पूछूंगा, आप कैसे देखती हैं इसको? हालांकि भारतीय संदर्भ में तो अभी की हमारी जनरेशन को थोड़ा नया लग रहा है कि हैप्पीनेस कैसी है, क्या इसका एक मान, इसके मायने क्या है, और हमारे देश में आप कैसे देखते हैं कि इसको थोड़ा सा बेहतर हो सके? अगर हम जीवन का लक्ष्य देखें या किसी से भी पूछें कि आपको जिंदगी में क्या चाहिए, इवन अगर आप आज के यूथ के बारे में पूछते हैं तो ठीक है, वो कहते हैं कि एक अच्छा पैकेज, एक अच्छी जॉब, सेटिस्फाइंग करियर। लेकिन इन सब के पीछे क्या है? ये सब होगा तो क्या मिलेगा? खुशी मिलेगी। तो उसे हैप्पीनेस की तलाश है, चाहे वो पिछली जनरेशन थी उसको भी, इस जनरेशन को भी। उसके स्टेप्स डिफरेंट हो सकते हैं आज के समय में, कि स्टेप्स डिफरेंट हो गए। आज पैकेज के बाद बच्चे को लगता है कि हमें खुशी मिलेगी। और अगर हम अपनी पर्सपेक्टिव में बात करें भारतीय संदर्भ में, तो आपने देखा होगा एक पैर छूने की परंपरा हमारे यहाँ रही। और पहला आशीर्वाद सभी बड़ों का होता था, खुश रहो। जैसे ही कोई आपके पैर पर हाथ लगाता है, आप कहते हैं खुश रहो, क्योंकि सबसे बड़ा यही आशीर्वाद है। और अगर जीवन में ये मिल गया तो समझिए सब कुछ मिल गया। तो भारतीय संदर्भ में, भारतीय परंपरा में ये चीजें रची बसी थी। अलग से उसके लिए प्रयास करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। अब आज चूंकि हम उससे कट रहे हैं, कहीं एक आर्थिक विकास को ही विकास मान रहे हैं, इसलिए इन चीजों की जरूरत पड़ रही है। और युवाओं को उसको समझाने की आगे जरूरत है कि ये सारा कुछ किस लिए कर रहे हैं, इसी हैप्पीनेस के लिए। तो क्वेस्ट फॉर हैप्पीनेस इज द अल्टीमेट एम ऑफ लाइफ। ये बात अच्छा आपने कहा, और हम किधर की तरफ भाग रहे हैं आज का युवा। लेकिन इस पर हमें कुछ सांसदों की राय भी जाननी चाहिए कि वो दरअसल इस बारे में क्या सोचते हैं और उस पर एक जवाब दें। मैं समझता हूँ कि वर्ल्ड हैप्पीनेस के लिए पूरे विश्व में भारतीय जीवन पद्धति अगर आगे जाएगी तो सब लोग मिलजुल कर रह सकते हैं और प्यार, अमन, चैन से रह सकते। मैं तो खुश हूँ। मैं तो एक ही श्लोक सबको सिखाती हूँ कि हर समय खुशहाल रहना, कोई हमसे सीख लो। सब में रह के अलग रहना, कोई हमसे सीख लो। हर समय खुशहाल रहना चाहिए। खुश रहने के लिए यही करते हैं कि दुख को याद नहीं करते हैं, ज्यादा इच्छा नहीं रखते हैं, कोई ज्यादा कामना नहीं रखते हैं। जितना परमात्मा देते हैं उतने में संतोष से जीते हैं, इसलिए खुश रहते हैं। खुश रहने के लिए संतोष जरूरी है। खुश रहने के लिए आप काम करते जाइए। आप 18 घंटे काम करेंगे तो खुश रहेंगे और चार्ज हो जाएंगे। और अगर आप काम नहीं करेंगे तो आप इधर उधर की बातें करेंगे, फ्रस्ट्रेशन होगा, कॉन्फिडेंस लूज करेंगे, और जितना काम करेगा कॉन्फिडेंस आपका बढ़ता जाएगा। हम हमेशा खुशी रहते हैं। जो ही काम हमको मिलता है वो काम कमिटमेंट और डेडिकेशन से करने से खुशी ही खुशी रहती है। भारत के
सांस्कृतिक धरोहर में सारे देश समाहित हैं। हमें तो जब कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, तो इसी में तो सब खुश हैं। की फॉर हैप्पीनेस कई बार कहता हूँ, इफ यू कैनॉट चेंज एक्सेप्ट, एंड इफ यू कैनॉट एक्सेप्ट देन चेंज। यही मेरे लिए सबसे बड़ी हैप्पीनेस की है। जो पहले हमारे सांसदों में से एक ने कहा कि भारतीय जीवन शैली में संभवतः क्या क्या कार्यक्रम आप कर रहे हैं कि जिसके तहत आनंद की प्राप्ति हो, लोग जाएं, क्योंकि मेटलिस्टिक वर्ल्ड की तरफ अभी ज्यादा गई है जो आज का यूथ है। जैसा भी सांसद जी कह रहे थे, और कल हमारे मध्य प्रदेश में आनंद की कला पर दलाई लामा जी बोल रहे थे, उन सबका कहना था कि आनंद के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज प्रेम, करुणा, त्याग है, या कृतज्ञता होना चाहिए एक दूसरे के प्रति। ये सारी भावना है। इन सबको सोचते हुए मध्य प्रदेश के आनंद विभाग ने कुछ कार्यक्रम निर्धारित किए हैं। एक सबसे पहला जो कार्यक्रम हम लोगों ने सोचा है कि लोग में आपसी भाईचारा हो, सामंजस्य हो, इसके दृष्टिकोण से हम लोगों ने एक आनंद उत्सव नाम से कार्यक्रम प्रारंभ किया है, जो साल में एक बार होगा। ये पूरे ग्रामीण क्षेत्र में इसके तहत खेलकूद और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, और इस पूरे कार्यक्रम का फोकस प्रतियोगिता नहीं है। अच्छा, कार्यक्रम का फोकस है पार्टिसिपेशन, भाग लेना, और बच्चों से लेकर वृद्ध तक सारे लोग भाग लें, ऐसा हम लोगों की धारणा थी। और अभी जब हमने 14 जनवरी से 21 जनवरी के बीच में इस कार्यक्रम को चालू किया, तो पूरे प्रदेश में 8000 स्थलों पर यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। बड़ी मात्रा में लोग शामिल हुए, महिलाएं खेलकूद में भाग ली, यहाँ तक कि महिलाओं ने घूंघट डालकर क्रिकेट खेला। अच्छा, एक बहुत ही ऊर्जा वाला वातावरण बना, और बहुत सारे सामाजिक रूढ़ियां और बंधन टूटे उससे अपने आप, बिना किसी प्रयास के। अच्छा, एक वाकया हमको बताया लोगों ने कि एक गांव में कार्यक्रम हो रहा था, जिसमें गांव के सारे बड़े बुजुर्ग बैठे हुए थे, महिलाएं थी। गांव वालों का कहना था कि हमारे सामने महिलाएं खेलकूद नहीं कर सकती, सिर से पल्ला नहीं हटा सकती। फिर वहां कुछ आपस में डिस्कशन हुआ, और अंततः चर्चा हुई, चलिए ठीक है, महिलाओं को भाग लेना है तो थोड़ा दूर खेल लेते हैं। महिलाएं दूर जाके खेलना शुरू हुई, और अंततः जितना हमारा कार्यक्रम था, सारी महिलाओं ने भाग लिया, सारे बुजुर्ग बैठे, और अंत में जो एक पर्दे का माहौल था वो कम हुआ। अच्छा, वो कम हुआ। तो एक हमारा कार्यक्रम आनंद उत्सव, जिसमें लोग पार्टिसिपेट करें, लोगों के बीच में भाईचारा बढ़े, जिसकी कमी होती जा रही है उसको, वो है। दूसरे हम लोगों ने 2 कार्यक्रम और निर्धारित किए हैं। जैसा कि आनंद है, आनंद सोच पर आधारित है। आप किसी चीज को कैसे देखते हैं? किसी घटना को आप देख के आपके मन में क्रोध आता है, यदि आपने उसमें नकारात्मक चीज देखी, तो आपका देखने का नजरिया कैसा है, उससे वो घटना अच्छी या बुरी होती है। तो नजरिया सुधारने पर हम लोग विचार करना चाहते थे, तो एक अल्प विराम करके कार्यक्रम हमने प्रारंभ किया है। आज ही से चालू हो रहा है प्रदेश के 20 जिलों में। इसके लिए हम लोग ने 2 माह तैयारी की। अल्प विराम मतलब कि थोड़ा अल्प विराम, अपने दैनिक जीवन में थोड़ा सा रुकिए और सोचिए आप क्या कर रहे हैं, आपका जीवन क्या है, आपके जीवन का उद्देश्य क्या है। अच्छा, क्या जो आप भाग दौड़ में लगे हैं वो ठीक है? आपको जो करना चाहिए था वो आप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? ऐसी बात सोचने के लिए आपको थोड़ा सा रुक के सोचने के लिए हम अवसर देते हैं। तो इसके लिए हम लोगों ने करीब 150 कार्यकर्ताओं को, वॉलंटियर्स को ट्रेन किया, उनको एक ट्रेनिंग दी। अब वो अलग अलग सभी सरकारी कार्यालयों में जाके कार्यक्रम चलाएंगे। फिर एक और बच्चों के लिए हम लोग कार्यक्रम प्रारंभ कर रहे हैं, उसकी तैयारी चल रही है। आपने देखा होगा कि आजकल छोटी छोटी उम्र के 7वीं क्लास में, 8वीं क्लास में, 12वीं में बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। जी। माँ बाप यदि कुछ कहते हैं तो उनसे बहस करने लगते हैं, सुनने को तैयार नहीं है। मतलब उनमें सहनशीलता नहीं बच रही है, फ्रस्ट्रेशन है, दबाव है। तो जो हमारी ज्ञान दिया जा रहा है भौतिक, उसके अलावा जीवन की शिक्षा, लाइफ स्किल्स पर उनसे बात करना, कैसे सहयोग होना, जीवन में सफलता क्या है, जीवन में सफलता क्या है, सहयोग क्या है, प्रेम क्या है, करुणा क्या है, ऐसे विषयों पर खेलकूद कार्यक्रम गतिविधियां चलाकर लोगों की समझ विकसित करना। ये 3 प्रोग्राम हम लोग ले रहे हैं। चूंकि प्रतिष्ठा जी आपने बड़ी बात कही कि हमारी जीवन शैली ऐसा है, भारतीय जीवन शैली इस तरह की रही थी, लेकिन ये जो अभी पिछले कुछ सालों में है, दबाव, एक कंपटीशन का एक ना प्रेशर, ये समझ पैदा होना है कि हम अल्प विराम लें, थोड़ा जिंदगी में देख लें हमारे उद्देश्य क्या है। ये आते आते तकरीबन 35-40 साल की उम्र हो जाती है, तब आदमी को समझ में आता है। लेकिन शुरू से ही बच्चों को ये समझ में पैदा हो,
बच्चे शुरू से कंपटीशन का एक दबाव है, अच्छा स्कोर करने का दबाव है, जिंदगी की भागदौड़ का दबाव है, क्या आपको लगता है कि उस शिक्षा पद्धति में थोड़ी कमी आ गई है, हम थोड़ा सा भटक गए, उसमें कुछ बदलाव की जरूरत है कि हम ये भी मान के चलें कि जिंदगी में खुशी के पैमाने से पैसा कमाना नहीं है? जरूर यहीं पर परिवार और शिक्षा की भूमिका है कि किस तरह समझ इसी पर बेस्ड होती है कि आपको परिवार से क्या संस्कार मिले हैं और शिक्षा क्या मिली है आपको। जैसे अभी कुछ समय पहले नैतिक शिक्षा की बहुत बात हुई, वैल्यू एजुकेशन। तो वो वैल्यू, जिस प्रेम, जिस पारस्परिक सौहार्द की हम बात कर रहे हैं, ये वैल्यूज ही तो हैं, ह्यूमन वैल्यूज हैं। तो कहीं जब अगर हम ह्यूमन वैल्यूज से दूर जा रहे हैं तो शिक्षा और परिवार, यही अल्टीमेटली परिवार से भी शिक्षा ही है और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में भी शिक्षा है। तो यहाँ पर भी इस तरह के कार्यक्रम जरूर होने चाहिए जिससे फोकस हो कि आखिर हमें चाहिए क्या। रेस में हम भाग रहे हैं, विनिंग पॉइंट आ गया, बट स्टिल हम भागते जा रहे हैं। तो जिस खुशी की तलाश में हम चले थे वो खुशी आई और पीछे छूट गई, हम आगे बढ़ गए। तो ये हो रहा है आज के समय में। तो सबसे पहले तो टीचर्स को अवेयर होना है, पेरेंट्स को अवेयर होना है, क्योंकि हम खुद ही अगर बच्चे पर ये प्रेशर डाल रहे हैं कि तुम्हें इंजीनियर बनना है या डॉक्टर बनना है या आर्किटेक्ट बनना है, कुछ भी इस तरह की परफॉर्मेंस हम मांग रहे हैं और बच्चे को सिर्फ पैकेज के टर्म्स में इवैल्यूएट कर रहे हैं, बताया भी जा रहा है, और सोशल स्टेटस और रिकॉग्निशन। तो ये ठीक है, सोशल स्टेटस भी इम्पोर्टेंट है, पैसा भी इम्पोर्टेंट है, परिवार की भी इच्छाएं हैं। कई बार पेरेंट्स बच्चे के माध्यम से अपनी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं, जो वो खुद नहीं बन सके, चाहते हैं बच्चा बन जाए, वो तो दबाव ही रहता उसका है। भी एक दबाव होता है। लेकिन फिर भी कुल मिला के बच्चे को यही समझाने की जरूरत है कि अल्टीमेटली क्या चाहिए। ठीक बात। तो वो जिस दिन हम समझाने में कामयाब होंगे, और वो इन्हीं वैल्यूज के थ्रू ही समझा सकते हैं। ह्यूमन वैल्यूज अगर आ जाएंगी तो ह्यूमन वैल्यू में अपने आप, चूंकि मानव जो है उसके जो एग्जिस्टेंस है उसके डिफरेंट लेवल्स हैं, तो इट्स नॉट ओनली फिजिकल लेवल, उसका मेंटल, इमोशनल, ये सारे लेवल्स हैं। तो और लास्ट ब्लिस है, और उसी की तलाश एक सामान्य इंसान से लेके और ऋषि मुनि उसी ब्लिस की तलाश कर रहे हैं। इनफैक्ट यूनाइटेड नेशन का भी जो पहले वाक्य है कि अल्टीमेट गोल संभवतः इंसान का खुशी तलाश नहीं होता है, पर भारत का इतना नीचे आना, 118वीं पोजीशन लास्ट ईयर थी, आज की अभी नहीं पता इस साल की, लेकिन क्या आपको लगता है कि उसके पीछे कारण क्या है? हम अच्छी तरक्की करते हुए अपना पुराना जैसे कहते हैं कि हमारी वैल्यूज जो रही थी उसके बाद भी इतने नीचे जाने का कारण क्या मानते हैं? असली में ये जो इंडेक्स है, इंडेक्स बनाई कैसे गई है, वो एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। और हैप्पीनेस इंडेक्स में कुछ जो यूएन जिस तरीके से नापती है, उसमें प्रमुख रूप से प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद, पर कैपिटा इनकम, जीने के स्वस्थ वर्ष, सामाजिक सहयोग, विश्वास, जीवन में निर्णय लेने की स्वतंत्रता, उदारता, ऐसे विषय हैं। अब इन विषयों में जीडीपी हमारी पहले से नीचे है, तो इनको यदि हम इसके आधार पर हैप्पीनेस कैलकुलेट करेंगे तो नीचे आना थोड़ा स्वाभाविक है। हैप्पीनेस के संबंध में बहुत लंबी चर्चा दुनिया में चली हुई है, और हैप्पीनेस जो है वो सब्जेक्टिव है, इसको लाइफ सेटिस्फेक्शन कहते हैं या हैप्पीनेस बोलते हैं या वेलबींग बोलते हैं, इंटरनल वेलबींग बोलते हैं, इंटरचेंजेबल वर्ड्स। और ये सोसाइटी और देश के हिसाब से बदलती है। हाँ, इस पे आपकी जो हैप्पीनेस है वो आपके कॉन्टेक्स्ट पे, आपके स्थान पर, आपके कल्चर पर डिपेंड करती है, लेकिन ये निहायत व्यक्तिगत है। लेकिन उसके बावजूद भी उसको नापने की वैज्ञानिक विधियां हैं, तरीके हैं, रिसर्च मेथोडोलॉजी है। तो यदि आप सब्जेक्टिव वेलबींग नापेंगे तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है हिंदुस्तान के लोग ऊपर आएंगे, और उसी विषय में हम लोग काम कर रहे हैं। अच्छा, हमने आपको अभी 4-5 प्रोग्राम बताए, तो वो उस दृष्टिकोण से भारत में काम होगा और भारत के लोगों की चीज देखिए, क्योंकि हमारी संस्कृति में, हमारे चिंतन में, हमारे दर्शन में जीवन के प्रति बहुत ही सकारात्मक दृष्टिकोण है। एक अभी आपने जब हमने प्रोग्राम शुरू किया था चर्चा में, जो आपने एक उदाहरण बताया था, वो मैं चाहता हूं कि अपने दर्शकों को हमारे बताएं कि पैकेज वाला जो एक आपकी स्टडी है, कहीं से आपने मुझे बताया था कि किसी व्यक्ति का पैकेज बढ़ता है ताकि एक मैसेज चला जाए कि जिंदगी में पैसा संभवतः अंतिम सत्य नहीं है। जी हाँ, अभी ये लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में एक रिसर्च हुई, लगभग 2 लाख लोगों के सैंपल पर उनका काम हुआ है, 4 देशों में चर्चा हुई उस पर,
उनका मानना ये था कि एक निश्चित इनकम के बाद यदि इनकम डबल हो जाती है और यदि आप हैप्पीनेस को 1 to 10 के नापते हैं तो तनख्वाह डबल होने पर हैप्पीनेस में केवल 0.2% की वृद्धि होती है। अच्छा, जबकि आपका एक सहयोगी मिलने पर, अच्छा सहयोगी मिलने पर आपकी हैप्पीनेस 0.7 से बढ़ती है। यदि आपका एक अच्छा पार्टनर आपसे दूर हो जाता है, जीवन साथी यदि आपसे दूर हो जाता है तो आपकी हैप्पीनेस 0.7 कम हो जाती है। तो लगभग 3 से 4 गुना ज्यादा पार्टनर पर डिपेंड करती है। तो हैप्पीनेस जो है केवल समृद्धि या धन पर आधारित नहीं है। हैप्पीनेस के बहुत सारे दायरे हैं, उसमें रिलेशनशिप है, भावनाएं हैं, लोगों के बीच में आपसी सहयोग है, सामंजस्य है, ये सारी बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। और जो हमारी शिक्षा है उस तरफ फोकस नहीं कर पा रही, तो हम लोगों को वहाँ आगे बढ़ना जरूरी है। तो वो उस दिशा में खैर आप काम कर रहे हैं। क्या आपके हिसाब से होना चाहिए, मतलब इनफैक्ट कि हमारा समाज हम संभवतः उस दिशा में जाए? जैसे भूटान से मैं कहीं रिलेट कर रहा था कि उनका कहना था कि हमारा पश्चिम की अगर कॉपी कर रहे हैं हमारा उनका समाज, तो उससे थोड़ा दूर रहें तो संभवतः वो अध्यात्म हो सकता है, वो सांस्कृतिक झुकाव हो सकता है उनका। क्या उधर उस दिशा में कुछ काम किया जाए तो हैप्पीनेस हो सकती है, या फिर आपके हिसाब से क्या ऐसा करना चाहिए कि हमारा समाज और बेहतर हो पाए? हाँ बिल्कुल, जहाँ तक शिक्षा की बात है तो इसमें अगर हम भारतीय दृष्टिकोण पर एम्फेसिस रखेंगे, अगर क्योंकि मानक अमेरिका में अगर सेट हो रहे हैं किसी भी चीज के, किसी भी, चाहे वो प्रगति है या विकास है या कुछ भी, तो एग्जैक्टली वो मानक हम भारत में नहीं अप्लाई कर सकते। और उस चीज को हमें इस जनरेशन को बताना है। इवन हम जो सोशल साइंसेज या ह्यूमैनिटीज के स्टडीज भी कर रहे हैं या साइंस भी पढ़ रहे हैं, उसमें भी जो इंडियन पर्सपेक्टिव है उस पर अगर हम फोकस करेंगे तो रेलेवेंस जब एक बार नई जनरेशन को समझ में आ जाएगी, क्योंकि जनरेशन आज की एज इट इज कोई भी चीज स्वीकार नहीं करती है, वो क्वेश्चन करती है। क्यों? अगर आप उसको तर्क से सेटिस्फाई करते हैं, उसको बता पाते हैं, तो निश्चित रूप से वो उसको एक्सेप्ट करती है। अब कमी हमारी है कि हम वहाँ पर फोकस कितना कर पाते हैं। तो बच्चा अगर नहीं कर पाते हैं तो निश्चित रूप से वो केवल जो उसके सामने मॉडल है वो उसको वो ही लेता है, कॉपी करता है। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? कल दलाई लामा जी मध्य प्रदेश में आनंद पर एक व्याख्यान दे रहे थे, तो उनका कहना था कि जो हमारी आधुनिक शिक्षा पद्धति है वो इस मामले में सफल नहीं हो पा रही है। और उनका मानना था कि किंडरगार्टन से लेकर यूनिवर्सिटी की शिक्षा तक हैप्पीनेस का एक सिलेबस होना चाहिए, और वो कई लोगों के साथ मिलकर इस पर काम कर रहे हैं। और सभी सरकारों को उनका कहना था कि हैप्पीनेस पर काम होना चाहिए। बच्चों को सामान्य ज्ञान के अलावा कैसे प्रसन्न रह जाना चाहिए, उनका कहना था, और ये सेकुलर वे में होना जरूरी है। और इसका उन्होंने बताया कि इसके लिए आपको वैज्ञानिक तथ्य लेकर आना पड़ेंगे, ठीक बात। इसके लिए आपको कॉमन सेंस की बात करना पड़ेगी और कॉमन एक्सपीरियंस की बात करना पड़ेगी। जैसे आप बहुत देखते रहते हैं कि घर के एक पड़ोसी के पास बहुत धन दौलत नहीं है लेकिन बहुत प्रसन्न है, दूसरा पड़ोसी बहुत रिच है, कार है, सब है, लेकिन परिवार में झगड़ा है। ये जो कॉमन सेंस में आप रोज देखते हैं, जो वैज्ञानिक तथ्य हैं, वो सब चीजें महत्वपूर्ण है। उन सबको मिलाकर आपको हैप्पीनेस के बारे में लोगों को जानकारी देना, अनुभव कराना और समझाने की आवश्यकता है। चलिए, इस छोटी सी कोशिश में लोकसभा टीवी की उम्मीद है कि आपकी बातें पहुंची होंगी, वो हम इसमें शामिल करेंगे अपने कार्यक्रम में। और कि आपकी तरफ से जो कदम उठाए जा रहे हैं, वो चाहे अल्प विराम हो, कृतज्ञता का भाव हो, ये ऐसी आप कोशिश जो कर रहे हैं वो। और जैसा आपने कहा कि संभवतः पश्चिम के मानक यहाँ पर अप्लाई होंगे तो संभवतः हम वो चीज नहीं ला पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडियो में आने के लिए, चर्चा करने के लिए आपका भी। तो यही कि अगर पश्चिम के मापदंड अगर होंगे, मानक इस तरह के होंगे, तो हिंदुस्तान में संभवतः वो अप्लाई या कहें कि बाकी देशों में नहीं हो सकते हैं। और हिंदुस्तान की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं है। हालांकि हिंदुस्तान की जो जीवन पद्धति रही थी वो परफेक्ट मानी जाती रही थी, लेकिन पिछले कुछ सालों, दशकों या कुछ सदियों से हमने पश्चिम को कॉपी किया और संभवतः उस चीज को भूलते चले गए। और यूनाइटेड नेशन की बात हो, चाहे दलाई लामा की बात हो या तमाम विशेषज्ञों की बात हो, खुशी एक ऐसा पैमाना है जो कि दुनिया के तमाम लोग, और या कहें कि इस धरती पर रहने वाला हर व्यक्ति आखिरकार तलाशना चाहता है। इस विशेष कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।